हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10 साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ये चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसके काफी सारे लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने टेक्स्ट बुक का हर एक वर्ड डिटेल में हर एक लेक्चर में डिस्कस किया है और हमने एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं जो टेक्स्ट बुक में छोड़ दिया हो। ठीक है, आज हम करेंगे इसका सोल्यूशन टू एक्सरसाइज इन न्यूमेरिकल्स। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि उनको आंसर्स चाहिए, उनको याद करने की ट्रिक्स चाहिए और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो इसलिए ये वीडियो अपलोड हो रहा है। अगर आपने ग्रेविटेशन के लेक्चर वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको लाइन वाइज ग्रेविटेशन के सारे एक्सप्लेनेशन के वीडियोस मिल जाएंगे। चैनल पे अलजेब्रा, ज्योमेट्री और साइंस के सारे वीडियोस हैं। अलजेब्रा ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप क्लिक कीजिए, आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री के सारे प्रैक्टिस सेट, सारे प्रॉब्लम सेट का सोल्यूशन मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, study the entries in the following table and rewrite them putting the connected items in a single row। मतलब 3 कॉलम्स दिए हुए हैं आपको मास के साथ। यहां पे देखो यूनिट्स हैं, तो मास के साथ आपको मास का यूनिट चाहिए यहां पे, और इसमें से मास की क्या प्रॉपर्टी है या मास का क्या डेफिनेशन है वो यहां पे आना चाहिए। ओके, तो यहां पे सिंपल चीजें पहले कर लेते हैं। देखो यहां पे मास है, हमको पता है कि मास का यूनिट क्या होता है, केजी, तो हमको पता है यहां पे तो केजी आएगा। वेट का यूनिट क्या होता है, वेट का यूनिट होता है न्यूटन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या आएगा, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट हमने बहुत बार देख लिया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट्स तो एकदम क्लियर हो गए। अभी यहां पे आते हैं। अभी यहां पे आपको ऐसा लग सकता है कि ये डिफिकल्ट है, तो आप एलिमिनेशन यूज कीजिए। तो यहां पे इजी वाला टर्म कौन सा है, देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कभी चेंज नहीं होता। यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है सेम इन द एंटायर यूनिवर्स, मतलब कभी चेंज नहीं होता। तो इसके साथ क्या आएगा, सेम इन द एंटायर यूनिवर्स। वैसे ही जो मास है, वो मास क्या होता है, इट इज नथिंग बट मेजर ऑफ इनर्शिया। ये हमने जब लेक्चर में एक्सप्लेनेशन किया था तब बताया था मैंने आपको। अब ये दोनों में कंफ्यूजन है, ये जीरो एट द सेंटर एंड डिपेंड्स ऑन हाइट। ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया इन्होंने, बिकॉज वेट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों चीजें हाइट पे भी डिपेंड करती है और जीरो भी होती है एट द सेंटर। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि वेट की जगह पे लिख दिया डिपेंड्स ऑन द हाइट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिख दिया जीरो एट द सेंटर। ये क्यों होता है दोनों, देखो वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट का फॉर्मूला है mg। अब एट द सेंटर ऑफ द अर्थ पे अगर g जीरो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो है, तो वेट कितना आएगा, देखो m इंटू जीरो आ जाएगा जीरो। तो सेंटर पे ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो आप उसमें वो लिख सकते हैं प्लस ये दोनों चीजों के फॉर्मूले में हाइट आता ही है। ठीक है, वेट के फॉर्मूले में देखो mg आता है और g का वैल्यू क्या है, g इज नथिंग बट gm अपॉन आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट, ये मास, ये r जो हाइट पे डिपेंड करेगा। तो दोनों चीजों का आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो आप कौन सा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा खत्म होता है। इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे देख लो एक बार, ऐसे लिखेंगे, मास का यूनिट है केजी और मेजर ऑफ इनर्शिया है मास। वेट का यूनिट है न्यूटन और वो हाइट पे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एंड वो सेंटर ऑफ द अर्थ पे जीरो होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एंड इट इज सेम इन द एंटायर यूनिवर्स। यहाँ पे वर्ड कांस्टेंट चीटिंग है बिकॉज इसका आंसर तो ऐसे ही मिल गया आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 यहाँ पे खत्म होता है। पॉज करके कॉपी कर लो सब लोग। अगर हो सके तो अपनी सोल्यूशन की एक नोटबुक बना लो, जैसे मैंने आपको मैथ्स में बनाने बोला है वैसे साइंस में भी बनाओ, क्योंकि अपना खुद का लिखा हुआ बहुत अच्छे से समझ में आता है, प्लस आपके नोट्स भी आप वहां पे लिख सकते हो। बट ये स्टार्टिंग से करोगे ना, अभी से फर्स्ट चैप्टर से, तो पॉसिबल है। अचानक से 3 महीने बाद आप उठोगे और बोलोगे अभी मैं नोट्स बनाऊंगा, तब टाइम नहीं मिलेगा बिकॉज स्कूल का कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तो अभी से एक नोटबुक बना लो, साइंस 1 की, साइंस 2 की, उसमें सोल्यूशंस पीछे टेक्स्ट बुक के जो हैं वो लाइन वाइज सारे लिखने, जैसे प्रिंट करके आपको बेचने हो किसी को। ठीक है, एकदम सिस्टमैटिक, ताकि आप पढ़े तब आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट ए दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास एंड वेट के बीच का डिफरेंस पूछा है एंड आगे और क्वेश्चंस क्या पूछे हैं, विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी सेम एज देयर वैल्यूज ऑन मार्स। मास और वेट दोनों अर्थ पे और मार्स पे जो वैल्यूज आएगी वो सेम आएगी। अगर आती है तो भी आपको y बताना है, नहीं आती तो भी आपको y बताना है। अब ये आंसर करने के अलग अलग तरीके हैं। डिफरेंस पूछा है तो इसको मैं डिस्टिंग्विश बिटवीन के जैसे भी आंसर कर सकता हूं, ताकि आंसर याद करना बहुत सिंपल हो जाए।
तो इसको अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन में करेंगे तो कैसे आएगा, देखो ऐसे आ जाएगा। मास में मैं बोलूंगा द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, राइट। स्किन है, फिर टीथ है, बोन है, जो भी है आपके बॉडी में, और कोई ऑब्जेक्ट की बात करूं तो जो उसमें मैटर है, पत्थर में जो पत्थर का मैटर है उसका जो मास होगा वो मास होगा। जबकि वेट क्या होता है, वेट इज नथिंग बट इट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट, मून, स्टार अट्रैक्ट्स इट। मून पे जब होगा तो उस पे मून का भी अट्रैक्शन होगा ना, तो इट इज नथिंग बट द फोर्स। यहां पे फोर्स नहीं है बच्चों, ये मास जो है वो सब जगह सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट वो ये देखो, मास इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। जबकि वेट क्या है, वो डिपेंड करेगा कि कहां पे हैं हम, जगह पर डिपेंड करेगा, और वहां पे फोर्स कितना लगेगा। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। ओके, मास इज नेवर जीरो, हो ही नहीं सकता जीरो। जबकि वेट इज जीरो एट द अर्थ सेंटर। क्यों? बिकॉज वेट का फॉर्मूला है mg, और ये जो g है वो अर्थ के सेंटर पे जीरो होता है। तो अगर मैं इसके जगह पे जीरो सब्स्टिट्यूट करूं, m इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। तो वेट क्या आ गया, जीरो एट अर्थ सेंटर। जबकि मास जीरो हो ही नहीं सकता। जस्ट इमेजिन करो, मास जीरो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करोगे। फिर है मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज सेम एवरीवेयर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर नहीं है, स्केलर है वो, उसमें डायरेक्शन होता ही नहीं है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब जो भी उसकी वैल्यू हो, ठीक है। 5 kg तो 5 kg वो उसकी वैल्यू है। जबकि वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, डिपेंड करता है फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इसका एसआई यूनिट क्या है मास का, केजी, एंड एसआई यूनिट ऑफ वेट क्या है, न्यूटन। ठीक है, ये हमने डिफरेंस लिख दिया मास एंड वेट में। काफी सिंपल डिफरेंसेस है। नेक्स्ट क्या पूछा है, विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ बी सेम एज द वैल्यूज ऑन मास। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब भी मैंने बोला इट इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। क्या मास यूनिवर्स में है? हाँ है। अर्थ यूनिवर्स में है? हाँ है। तो मास की जो वैल्यू है वो दोनों जगह सेम होगी। तो मैंने क्या लिखा, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी द सेम ऑन द अर्थ एंड मार्स, दोनों जगह सेम होगा। बट द वेट विल नॉट बी द सेम बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी, वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट का फॉर्मूला है mg। द वैल्यू ऑफ जी, मास चेंज नहीं होता लेकिन जी की वैल्यू मास पे डिफरेंट होती है, इसीलिए वेट अलग होगा वहां पे। तो ये रीजन के साथ यहां पे लिख दिया। ठीक है, उसने वाई पूछा था, मास सेम होता है बिकॉज मास कहीं पे चेंज नहीं होता। मास बोल रहा हूं, मार्स नहीं, मास अर्थ और मास दोनों पे सेम होगा, बट वेट अलग होगा बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी ऑन मार्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द अर्थ। तो ये हमने उसका वाई भी आंसर कर दिया। तीनों क्वेश्चन आंसर किए, अच्छे से लिखा तो फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आपने ये आंसर किया, ये आंसर किया, ये आंसर नहीं किया तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन देखना है और सारे क्वेश्चंस आंसर करने। ठीक है, तो ये वीडियो पॉज करके फटाफट से अपने नोट्स में लिख लो। डन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यही क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं करना है और नॉर्मल चाहिए क्या, ऐसे ही आंसर के फॉर्म में? चलो एफर्ट लग रहा है लेकिन दे देता हूं। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं लिखा है तो रॉन्ग मिलेगा। नहीं मिलेगा रॉन्ग। चलो देखो कैसे आएगा। सेम चीजें पॉइंट्स में लिख दी। यहां पे मैंने क्या किया, मास के सारे पॉइंट्स लिखे, यहां पे वेट के सारे पॉइंट्स लिए। ओके, और यहां पे मैंने वेट में एक फॉर्मूला वाला पॉइंट भी डाल दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेट इज इक्वल टू mg विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। m मास है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और नीचे सेम रीजन जो पहले दिया था। अगर आपको ये फॉर्मेट में चाहिए तो ये फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। डन, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन डन और इसका ये क्वेश्चन डन। नेक्स्ट पूछा है व्हाट आर फ्री फॉल, फिर अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फ्री फॉल से शुरू करते हैं। तो यहां पे फ्री फॉल क्या है, whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, ये वर्ड alone बहुत इंपॉर्टेंट है। मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी बट अलोन, और कोई फोर्स उस पर नहीं है, देन आई कैन से इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली। फ्री फॉल में क्या होता है, ड्यूरिंग फ्री फॉल आप स्टार्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दोगे तो स्टार्ट में यहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। बाद में आगे जाके उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑन अर्थ द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द एयर अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड अ buoyant force also acts on the object। हवा का जो
दबाव है वो उस पर रहता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ोगे तो एयर उसको पुश करती है ऊपर, ट्राई करती है कि वो ना गिरे, धीरे धीरे गिरे। मैंने लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन किया था कि जब आप फेदर फेंकेंगे ऊपर से, या पेपर का एक टुकड़ा, पेपर का एक पेज ऊपर से फेंकेंगे तो धीरे धीरे गिरता है। क्यों? बिकॉज हवा उसको रोकती है, फ्रिक्शन देती है उसमें। ठीक है, तो ये अर्थ पे हमेशा होता ही है, इसलिए अर्थ पे ट्रू फ्री फॉल पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ वैक्यूम में पॉसिबल है। इसका एक्सपेरिमेंट एक यूट्यूब वीडियो का लिंक टेक्स्ट बुक में भी दिया है, और मैंने वो लिंक आपको लेक्चर वीडियो में भी बताया था, डिस्क्रिप्शन में डाला था, वो वीडियो जाके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, अ कोकोनट फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। ठीक है, फ्री फॉल, अगर एक नारियल झाड़ पे से गिरता है, आपके सर पे नहीं गिरा भाई, बाजू में गिर रहा है कहीं पे, तो उसको बोलेंगे फ्री फॉल। क्या ये ट्रू फ्री फॉल है? नहीं, बिकॉज ये नारियल पे भी जो एयर है वो एयर उसको रोकती है, अपोज करती है उसका मोशन। ठीक है, बट हमारे अर्थ पे यही पॉसिबल है, बिकॉज हमारे अर्थ पे वैक्यूम नहीं है। ये वैक्यूम क्लीनर नहीं है भाई। ठीक है, वैक्यूम मतलब नो प्रेजेंस ऑफ एयर। ओके, तो ये एग्जाम्पल लिखना मत भूलना, हमेशा कोई भी डेफिनेशन पूछे उसमें अगर एग्जाम्पल है तो देना है। डन, ये फ्री फॉल का आंसर हो गया, कॉपी कर लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय जी। ये मैंने सिर्फ अर्थ के लिए लिखा है बिकॉज आपके सिलेबस में अभी सिर्फ अर्थ है। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन हमेशा वेक्टर होता है, इसका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको बताया साइकिल में जब आप पेडल मारते हैं तो आप साइकिल को आगे स्पीड में ले जा रहे हैं, लेकिन वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन लगाते हैं। जब आप ब्रेक मारते हैं तो साइकिल इधर आगे बढ़ने के बदले रुकती जाती है। क्यों? बिकॉज वो एक्सेलरेशन उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो ब्रेक का एक्सेलरेशन है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेडल मार रहे थे एक्सेलरेशन से तो आगे जा रही थी, ब्रेक मार रहे थे एक्सेलरेशन से तो पीछे रुक रही थी। पीछे तो नहीं जा रही है बट उसकी स्पीड कम होती जा रही है। ठीक है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड ऐसा यूनिट क्या है? मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस? इट इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेटर पे अलग होती है, पोल्स पे अलग होती है। आपके कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए हम हमेशा एवरेज वैल्यू लेते हैं, जो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये लिखना है, ये एग्जाम्पल के जैसा ही है। हो गया, यहां पे होता है सेकंड वाला खत्म। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक्चुअली सिर्फ अर्थ के लिए नहीं होती है, हर प्लैनेट के लिए होती है, लेकिन आपके सिलेबस में अर्थ के ऊपर लिख देते हैं। द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फॉर विच द बॉडी इज एबल टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल। मैंने आपको थियोरी में एक्सप्लेन किया था, बताया था कि एक बॉल है, अगर आप उसको फेंक रहे हो तो वो कभी ना कभी नीचे आ जाएगा ना, थोड़ा ऊपर जाएगा। आप बहुत ताकत लगाओगे तो और ऊपर जाके नीचे आएगा, लेकिन इतनी स्पीड से फेंकोगे कि वो एस्केप करके स्पेस में चला जाए और कभी नीचे ही ना आए। ठीक है, वो जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, विच द बॉडी इज एबल टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ। अभी अर्थ उसको खींच नहीं पाता एंड कैन एस्केप द अर्थ फॉरएवर इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी। और अर्थ पे इसकी क्या वैल्यू है? हमने एक सॉल्ट एग्जांपल पे कैलकुलेट किया था। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर है भाई, ध्यान रखना, बहुत बड़ी वैल्यू है ये। प्लेन, रॉकेट, कोई भी इतनी स्पीड पे नहीं जा पाते हैं। जो बड़े बड़े रॉकेट्स होते हैं वो जा पाते हैं। मैं रॉकेट बोल रहा था तब आपका दिवाली का रॉकेट बोल रहा था। दिवाली का रॉकेट भी जब आप उड़ाते हो तो ऊपर जाके कहीं ना कहीं नीचे जाके गिरता है ना किसी के सर पे। ठीक है, तो ये वाली वेलोसिटी क्या है? ये वेलोसिटी पे अगर आपने कुछ फेंका हाथ से तो सीधा स्पेस में चला जाएगा। डन, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रीपीटल फोर्स। इन सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। ये फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है एंड इट इज कॉल्ड द सेंट्रीपीटल फोर्स। सेंट्रीपीटल का मतलब क्या? सेंटर सीकिंग, ये सेंटर ढूंढता है, इसलिए टूवर्ड्स द सेंटर जाता है ना। दैट इज ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। मैग्नीट्यूड क्या है इसका? एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एफ सी क्यों लिखा है? फोर्स, और ये है सेंट्रीपीटल, तो सेंट्रीपीटल फोर्स और इसका मैग्नीट्यूड है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम क्या है? एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी इज द स्पीड एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक्चुअली वी को वेलोसिटी लिखोगे तो भी चलेगा,
लेकिन टेक्स्ट बुक में स्पीड लिखा था इसलिए मैंने स्पीड लिखा हुआ है, ठीक है। v इज इट्स वेलोसिटी। ओके, फटाफट से कॉपी करो। डन। तो यहां पे हमारा ये b भी खत्म होता है, फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आते हैं c पर। राइट द 3 लॉज गिवन बाय केपलर, हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो पहले केपलर के 3 लॉज लिखने हैं, एक क्वेश्चन वो है। फिर बोला है कि न्यूटन को कैसे मदद मिली ये यूज करके इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी लाने में, ठीक है। तो यहां पे मैंने केपलर के 3 लॉ जो है वो दिए हुए हैं, देखो यहां पे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ये जब मैंने लेक्चर लिया था तब तीनों लॉ बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किए थे, और ये फिगर भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ये फिगर भी आपको बनाना है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बहुत ही सिंपल फिगर है और आपको ये बनाना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यहां पे आंसर हो जाता है। क्या पार्ट? राइट द 3 लॉज गिवन बाय केपलर। ये हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये भी मैंने आपको लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर एक बार बता रहा हूं कि कैसे लिखना है। ये वाला पार्ट आपको याद होगा, लेक्चर्स में मैंने आपको ये पूरा डिटेल में डेरिवेशन एक्सप्लेन किया था। देखो यहां पे आपको एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। यहां पे मैंने क्या किया, एक प्लैनेट है और ये सन है, और ये सर्कल जो सर्कुलर मोशन है उसका रेडियस ऑर्बिट का है r, ये प्लैनेट उसके अराउंड घूम रहा है। तो मैंने यहाँ पे v, फिर f जो सेंट्रीपिटल फोर्स याद होगा आपको, mv²/r उसका फॉर्मूला होता है, ये सब्स्टिट्यूट करके ये पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था, और लास्ट में लाया था f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या फिर f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है। तो ये वो जाके देखना है वीडियो आपको, यहाँ पे फिर एंड में आपको सिर्फ यहाँ पे लिख देना है, दिस इज हाउ केपलर्स लॉज हेल्प न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट कॉपी करना है। तो देखो ये फर्स्ट पार्ट है, कर लिया कॉपी। ये सेकंड पार्ट है, डन। ये थर्ड पार्ट। पॉज कर करके आप पूरा क्वेश्चन यहां पे कॉपी कर सकते हैं। तो 2 पार्ट्स में हमने सॉल्व किया, ये राइट 3 लॉज का आंसर है और ये सेकंड पार्ट का आंसर है कि न्यूटन को कैसे हेल्प मिला, ठीक है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन लगता है इजी, पार्ट बाय पार्ट करना है आपको। डन, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे सी वाला क्वेश्चन भी होता है खत्म। नेक्स्ट आते हैं डी पे। डी में क्या बोल रहा है, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, रीचेज अ हाइट h बिफोर कमिंग डाउन, ठीक है। नीचे आ रहा है वापस, भाग नहीं जा रहा स्पेस में, एस्केप वेलोसिटी से नहीं फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी u है। शो दैट द टाइम टेकन टू गो अप इज सेम एज द टाइम टेकन टू कम डाउन। हमको ये आंसर तो ऑलरेडी पता है, टाइम ऊपर जाने का और नीचे आने का सेम होता है इसमें, बट हमको प्रूव करना है। क्या क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी u और हाइट क्या पहुंचा है h, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहले बोला है कि पहले कुछ ऊपर फेंका और वही चीज नीचे आई। तो मैं यहां पे एक सरफेस ले लेता हूं, मैंने यहां से कुछ फेंका, वो यहां तक गया, ऊपर गया। अभी यहीं पे वापस बताऊंगा ना नीचे गिरा तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए बाजू में बता रहा हूं। ऐसे मत सोचो इधर से इधर कब गया, नहीं जा रहा, बट यहीं पे डाउन एरो बता दिया तो समझेगा कैसे ऊपर का एरो कौन सा और नीचे का एरो कौन सा। तो बाजू में डाउनवर्ड मोशन इधर बता रहा, ठीक है। ये अपवर्ड जाने वाला मोशन है, ये डाउनवर्ड जाने वाला, एक ही लाइन में हो रहा है लेकिन अलग अलग बता रहा हूं ताकि आपके समझ में आए। हाइट कितना है यहाँ पे, हाइट h है, ठीक है। नीचे से ऊपर h तक गया, फिर h से ऊपर से नीचे तक गिरा। लेट्स से मैं इनका टाइम ले लेता हूं, इसका t2 और इसका ले लेता हूं t1, कि a से b पहुंचने को टाइम t1 लगा, b से a पहुंचने को टाइम t2 लगा। प्रूफ क्या करना है कि t1 और t2 दोनों इक्वल है, यही पूछा है ना क्वेश्चन में। तो यहां पे लिख दो t1 t2 क्या है, बिकॉज t1 t2 क्वेश्चन में नहीं दिया था, बाकी h तो क्वेश्चन में दिया है, इनिशियल वेलोसिटी u भी क्वेश्चन में दिया है, g ग्रेविटी आप हमेशा अज्यूम कर सकते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा लिखेंगे, सिर्फ अपवर्ड मोशन कंसीडर करो, इसको इग्नोर कर दो, डाउनवर्ड को देखो ही मत। अभी सिर्फ देखो नीचे से ऊपर फेंका, कुछ भी अगर आपने नीचे से ऊपर तक फेंका तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, तो ये ऊपर जाएगा, नहीं तो ऊपर ही नहीं जाएगा ना, आपके हाथ में ही पड़ा रहेगा। आप बॉल इमेजिन कर लो हाथ में और सोचो कि उसको ऊपर फेंकना है, तो कुछ वेलोसिटी से फेंकोगे, वो वेलोसिटी क्या है, u, ठीक है। जब वो ऊपर पहुंच जाएगा, यहां पे मैं हमेशा बोलता हूं आपको, फिर वो नीचे आना शुरू करेगा। यहां पे वो सेल्फी खींचेगा ना, तो जब वो वहां पे ऊपर पहुंच के सेल्फी खींचेगा तो वो जगह पर रुक जाएगा, और वो रुक जाएगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। नीचे से ऊपर फेंकोगे तब 0। व्हाट अबाउट ग्रेविटी,
जब भी नीचे से ऊपर फेंकोगे तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, तो एक्सेलरेशन जो है हमेशा नेगेटिव होगा। नहीं समझ आता तो याद कर लो, मैंने लेक्चर्स में बहुत एक्सप्लेन किया है, लेक्चर देखोगे तो कॉन्सेप्ट भी समझ जाएगा। लेकिन अपवर्ड मोशन के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो हम लोग पहले अपवर्ड मोशन लेते हैं और इसका डेटा लिख देते हैं यहां पे। u हमको नहीं पता, u ही है उसकी वैल्यू। s क्या है, h दिख रहा है। t क्या है, t1 वो हमने लिया है, यहां पे एक्सप्लेन भी किया है। एक्सेलरेशन है -g और v हमको पता है 0 है। ओके, ये डेटा हमको पता है। अब यहां पे मैं क्या बोलता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मार्क कर लो, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो मार्क कर लो। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये हमने अपने आप से सोचा है। ऐसे मत डालो अरे एक्सेलरेशन नहीं पता, वी नहीं पता, इतने सारे क्वेश्चन मार्क डालोगे तो टीचर बोलेगी इसको कुछ तो नहीं पता है ना, कुछ भी नहीं पता, इसको पूरा क्वेश्चन मार्क ही दे देते हैं मार्क्स की जगह पे। ये इसलिए मार्क किया है मैंने। तो यहां पे न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्या है, v इक्वल टू यू प्लस एटी। v के जगह पे क्या आ जाएगा, 0, तो मैं लिखता हूं देयरफॉर v के जगह पे आएगा 0। u के जगह पे मैं u ही डाल दूंगा, बिकॉज u क्वेश्चन में दिया हुआ था u है, तो आंसर u के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी ये a क्या है, a है -g और t है अपना t1, तो प्लस लिख दिया। a के जगह पे मैं डाल दूंगा -g और t के जगह पे डाल दूंगा t1। दिख रहा है ना, ये a की जगह पे, a t के जगह पे। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये तो सेम आ जाएगा। अब ये g इंटू t1 हो जाएगा gt1, बट प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब मुझे u की वैल्यू चाहिए, u की वैल्यू क्या होगी बताओ, u की वैल्यू यहां पे से आएगी u इक्वल टू gt1। करेक्ट, आया समझ में। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहां पे फायदा क्या है देखो, t1 u और g के बीच में रिश्ता मिल गया आपको। u आपको पता था, g आपको पता है बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और t1 के बीच में रिश्ता मिल गया। t1 आपको यूज करना है प्रूव करने के लिए। अब मैं न्यूटन का एक और इक्वेशन यूज कर रहा हूं जिसमें मैं h को ले आऊं, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन में h आएगा ना, बिकॉज h क्या है, s। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहां पे h आ जाएगा ना। तो मैंने यहां पे सेकेंड इक्वेशन डाल के इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, तो मैं यहां पे लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, s क्या है अपना, h क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमने यहां पे भी लिखा है s इक्वल टू h, ठीक है। अब तक ये अपवर्ड मोशन चल रहा है, याद रखना है। u क्या है अपना, u का वैल्यू है gt1, करेक्ट। तो मैंने यहां पे u के जगह पे लिख दूंगा gt1, और ये टाइम क्या है, टाइम तो t1 ही है अभी भी। फिर प्लस हाफ, तो मैं यहां पे लिख दूंगा प्लस हाफ। a क्या है, a है अपना -g, भूलना नहीं है। तो a के जगह पे मैं डाल दूंगा -g, और t क्या है, t1, याद रखना है। t के जगह t1, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। अपवर्ड मोशन चल रहा है, t2 पे मत चले जाना, ठीक है। अपवर्ड मोशन है देखो, इसलिए एक्सेलरेशन भी नेगेटिव चल रहा है अब तक। अब इसको सिंप्लीफाई करो, लेकिन पहले यहां पे gt1 कहां से आया, ये वाले इक्वेशन से, तो फ्रॉम 1 यहां पे रीजन में लिख दो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये देखो, ये h तो ऐसे कैसे आएगा, g t1 इंटू t1 क्या होगा, t1 स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिख दूंगा h इक्वल टू g t1, और t1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, करेक्ट। अब ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। दिख रहा है, g है और t1 स्क्वायर है, माइनस तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया यहां पे, तो मैं लिख दूंगा हाफ जी टी वन स्क्वायर। अभी आपको दिख रहा है दोनों जगह GT1 स्क्वायर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू GT1 स्क्वायर माइनस यहां पे 1 GT1 स्क्वायर। दिख रहा है, ये 2 मल्टीप्लाई ऐसे होगा। या फिर अगर नहीं समझ में आता है तो GT1 स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों में से, और यहां पे क्या बचेगा, पूरा निकाल लिया तो बचा 1, माइनस यहां पे कॉमन लिया तो बचा हाफ। 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ। तो आपको मिलेगा GT1 स्क्वायर इंटू हाफ, विच इज नथिंग बट हाफ GT1 स्क्वायर, ठीक है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आएगा, देखो 2 GT1 स्क्वायर माइनस 1 GT स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, 2 इंटू इसका डिनोमिनेटर है 1, तो नीचे आ जाएगा 2, राइट, 2 1 जार। समझा ना, नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे इमेजिन करो यार, x है, ये भी x है, x माइनस हाफ x, ठीक है। अब ये 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, दोनों के साथ GT1 स्क्वायर है, तो GT1 स्क्वायर तो आने ही वाला है, और मुझे मिल जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 1 1, और नीचे तो 2 है ही, तो मुझे मिलेगा हाफ। ये कैलकुलेशन समझा क्या, इसको x इमेजिन करो, 2x x, 2x माइनस 1x, 1x अपॉन 2 तो रहेगा ही ना, ठीक है। तो यहां मुझे मिल गया h इक्वल टू हाफ GT1 स्क्वायर। अब मैं इसको बॉक्स बना देता हूं, बिकॉज मुझे h की वैल्यू पता चल गई। ये दोनों केस में h तो सेम है ना भाई, तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड केस के लिए भी h निकाल लूंगा,
और फिर दोनों को इक्वेट कर दूंगा बिकॉज हाइट तो सेम है। ओके, तो अब ये अपवर्ड मोशन के लिए मैंने कर लिया, अब मुझे डाउनवर्ड मोशन के लिए करना है। डाउनवर्ड मोशन में क्या आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो डेटा चेंज हो जाएगा। जब ऊपर से नीचे आएगा तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, तो ये u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, u इक्वल टू 0 आएगा। s क्या होगा, h, t क्या होगा, t2, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, बिकॉज ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, ग्रेविटी भी उसको नीचे ही खींच रही है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट नेगेटिव काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो डाउनवर्ड का कैसे आएगा देखो, तो जब मैं डाउनवर्ड मोशन करूंगा तब मैं यहां पे डेटा क्या लिखूंगा, डेटा में आएगा u इक्वल टू 0, बिकॉज ऊपर से आप ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हो, सेल्फी लेने के लिए रुका था, फिर वो 0 से वापस चालू होगी उसकी स्पीड। s तो h ही है, t t2, बिकॉज ये नीचे आ रहा है अभी, तो हमने टाइम t2 लिया है। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल वेलोसिटी हमको पता नहीं है, हमको पता भी नहीं करना, बट सिर्फ लिखा है कि नहीं पता। ठीक है, तो यहां पे मैं मार्क कर देता हूं u इक्वल टू 0, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सेलरेशन, देखो ये दोनों चीजें अलग अलग है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मिस्टेक होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे h को लिंक कर देंगे, किसका इक्वेशन यूज करेंगे, न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन, क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s क्या है, h, u क्या है, 0, राइट, तो ये वाला टर्म तो चला जाएगा, तो s के जगह पे मैं डाल देता हूं यहाँ पे h, ये वाला टर्म गया, बचा हाफ, a के जगह पे आ जाएगा g, t के जगह पे आ जाएगा t2, स्क्वायर के जगह पे आ जाएगा स्क्वायर, तो मैं लिख दूंगा हाफ g t2 स्क्वायर। अब इसको देखो, यहां पे भी आपके पास h है, यहां पे भी आपके पास h है, तो इसको भी बॉक्स बना के इक्वेशन नंबर दे देते हैं, यहां पे 2 दिया है तो इसको दे देते हैं 3। ठीक है, अब इसको 3 दे दिया, मुझे एक बात बताओ, ये h और ये h तो सेम है दोनों जगह पर, तो मैं इक्वेट कर सकता हूं ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 मैं बोल सकता हूं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल होना चाहिए, बिकॉज h और h तो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो मैं क्या बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा कि भाई फ्रॉम 2 एंड 3 हाफ gt1 स्क्वायर, ये वाला पार्ट इज इक्वल टू हाफ gt2 स्क्वायर। नेक्स्ट इक्वेशन में देखो, ये हाफ के साथ हाफ कैंसिल, जी के साथ जी कैंसिल, बचा t1 स्क्वायर इक्वल टू t2 स्क्वायर, करेक्ट, t1 स्क्वायर बचा और यहां पे बचा t2 स्क्वायर। अब दोनों तरफ छतरी ले लो, स्क्वायर रूट, तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, क्या बचा, देयरफॉर t1 इक्वल टू t2। यही तो पूछा था कि जो टाइम ऊपर जाने को लग रहा है और नीचे आने को लग रहा है सेम होगा, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो मस्त इस पे बॉक्स बनाओ भाई, तो यहां पे इस पे बॉक्स बना दिया और नीचे क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया द टाइम टेकन टू गो अप इज सेम एज द टाइम टेकन टू कम डाउन, देयरफॉर लिखना आगे, यही प्रूव करना था। तो 3 हसीन शब्द लिख दिए, हेंस कॉमा प्रूव्ड, फुल स्टॉप। बहुत ही इजीली ये सॉल्व हो गया। इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है। ये जो हाईलाइट किया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चेंजेस है। ठीक है, एक बार एक काम करो, पार्ट बाय पार्ट कॉपी कर लो, डायग्राम बनाना ताकि आपके लिए इजी बन जाए, ये लिखना मत भूलना। ये अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड मोशन में हाईलाइट किया है, नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं, कर लिया कॉपी, और नीचे जा रहा हूं स्क्रीन में, कर लिया ये भी कॉपी, फाइनल ये लिख दिया। अभी एक बार पूरा पेज देख लो, ऐसे आने वाला है सोल्यूशन। ठीक है, डन, आया ना समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन ई पे। इफ द वैल्यू ऑफ जी सडनली बिकम्स ट्वाइस इट्स वैल्यू, अगर नया जी है, जी पहला वाला तो जी है, और जो नया जी है वो क्या है, ट्वाइस इट्स ओरिजिनल वैल्यू, 2g बन गया, इट विल बिकम 2 times more difficult to pull a heavy object along the floor. Why? अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट आप फ्लोर पे पुल कर रहे हो, स्टार्ट में अगर जी था तो कुछ एफर्ट लग रहा था, आपको 100 एनर्जी डालनी पड़ी, अगर जी की वैल्यू डबल हो गई तो क्या बोल रहा है कि और डिफिकल्ट, आपको 200 2 टाइम्स करनी पड़ेगी। ठीक है, डबल एनर्जी लगानी पड़ेगी। वाई, ये इसका रीजन पूछा गया है। तो ये हम लोग मस्त इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये देख लो, यहां पे पुलिंग समथिंग ऑन द फ्लोर नीड्स एफर्ट टू ओवरकम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, आप एक बार कोई स्मूथ फ्लोर पे चल रहे हो तो स्लिप हो जाते हो, पता है, और आप एकदम रफ रोड पे चल रहे हो तो आपको ज्यादा एफर्ट लगता है चलने में। वो जो नीचे सरफेस और आपके जूते के सरफेस के बीच में जो फोर्स होता है ना, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। बिना फ्रिक्शन के आप चल ही नहीं पाओगे, गिर जाओगे, एकदम स्लिपरी फ्लोर होगा, पाउडर पड़ा होगा उस पर, स्लिप होकर गिर जाते हो ना आप, बिकॉज फ्रिक्शन नहीं होता। वैसे ही आप कुछ भी साइकिल एकदम प्लेन रोड पे चलाओ तो एकदम आराम से जाएगी, लेकिन एकदम खड्डे वाले रोड पे बनाओ तो स्लो हो जाती है, बिकॉज में फ्रिक्शन ज्यादा होता है।
ठीक है, तो फ्लोर पे भी कोई भी चीज पुल करनी हो तो फ्रिक्शन जो होता है फ्लोर और ऑब्जेक्ट के बीच में वो तो होगा ही, उसको ओवरकम करना पड़ता है, तभी आप खींच पाओगे, नहीं तो आप खींच ही नहीं पाओगे। फ्रिक्शन इज हाउ रफ सर्फेसेस रेजिस्ट स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, वो रफ सर्फेसेस एक दूसरे को रोकते हैं स्लाइड करने से। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना ज्यादा वजन ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स, इसलिए ज्यादा वजन ऑब्जेक्ट को हिलाने में ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। अगर ग्रेविटी डबल हुई, ठीक है, अगर वेट पे डिपेंड करता है, अगर ग्रेविटी डबल हुई तो ऑब्जेक्ट का वेट भी तो डबल हो जाएगा। वेट का फॉर्मूला क्या है, देखो हमने बोला फ्रिक्शन फोर्स वेट पे डिपेंड करता है, वेट का फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू mg। अगर यहां पे ग्रेविटी डबल हो गई तो वेट भी तो डबल हो जाएगा। अगर ये देखो ये ओरिजिनल वेट है W, न्यू वेट क्या आएगा, मास तो सेम रहता है, ग्रेविटी नई क्या है 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 2 mg, और ये mg तो पुराना वाला है, लेकिन उससे 2 टाइम्स हो गया देखो वेट। तो अगर ग्रेविटी डबल हुई तो वेट भी डबल होता है, द ऑब्जेक्ट्स वेट डबल्स एंड हेंस फ्रिक्शन फोर्स डबल्स टू, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स भी वेट पे डिपेंड करता है। अच्छे से समझो, ग्रेविटी डबल हुई तो वेट डबल होगा, और वेट डबल हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स डबल हो जाएगा, एंड फ्रिक्शन फोर्स डबल हो गया तो खींचने में ज्यादा ताकत लगेगी। सो पुलिंग अ हेवी ऑब्जेक्ट गेट्स ट्वाइस एज हार्ड इफ ग्रेविटी डबल्स। तो यहां पे शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको यहां पे लिखना है तो ऐसे लिख लो, G अगर डबल हुआ तो क्या होगा, वेट डबल होगा, और वेट डबल हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स डबल होगा, ठीक है। इसीलिए हैवी ऑब्जेक्ट को पुल करने में 2 टाइम्स मेहनत लगेगी अगर G भी 2 टाइम्स हुआ तो। डन, ये क्वेश्चन सेकंड है, ये अच्छे से रीजन लिखना स्टेप वाइज। सेकंड का E हो गया, यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो हमने D भी कर लिया, E भी कर लिया, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सप्लेन वाई द वैल्यू ऑफ G इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। G 0 होता है सेंटर पे, ये मैंने आपको लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था, अब आपको लिख के देना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे देख लो, ये अर्थ है, पहले समझो कि G आता कैसे। G ऐसे नहीं कि सेंटर ऑफ द अर्थ, ये सेंटर ऑफ द अर्थ के अंदर है, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे नहीं, अंदर कोर में। ऐसा नहीं कि कोई अंकल बैठे और ऊपर से किसी को खींच रहे हैं, नीचे ग्रेविटी है ना, न्यूटन अंकल नहीं बैठे नीचे। अर्थ का एक एक पार्टिकल, उसका एक एक कण कण, जो भी ऑब्जेक्ट है ऊपर उसको खींच रहा है, और सब लोग एक साथ मिला के खींचते हैं, तो ऐसा नजर आता है कि ये जो फोर्स है सेंटर पे से आ रहा है, ठीक है। सिर्फ सेंटर पे से आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सेंटर पे कोई अंकल बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, या कोई भी बैठा हो जो ऊपर से नीचे चीजों को खींच रहे हैं। साइंटिफिकली सोचो, every particle of earth, every particle, every part of earth is pulling things towards the center। तो अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं तो ऐसे आएगा, ठीक है। पर ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये सारा पार्ट लगा रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंच जाता है ना, यहां तक, तो इसके ऊपर वाला जो अर्थ का पार्ट है वो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। अर्थ सिर्फ इतना सा इमेजिन करो, इतना सा ही अर्थ वो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये सारा अर्थ को बोलेगा घर पे जा, तू मेरे ऊपर है, मैं तेरे से फोर्स नहीं लूंगा। उसके नीचे जो है वही उसको नीचे खींचेंगे, ऊपर वाले उसको धक्का नहीं मारेंगे, ठीक है। अगर वो वहां यहां पहुंच गया तो इतना सा जो अर्थ का पार्ट है, इतना, ये लोग ही उसको नीचे खींचेंगे सेंटर पे, ठीक है। जब वो यहां पहुंच गया तो ऊपर तो कोई पार्ट बचा ही नहीं, तो उसको नीचे कौन खींचेगा, कोई नहीं खींच पाएगा। वो यहां पे पहुंच गया, ये ऊपर वाला सारा पार्ट यूजलेस हो जाएगा। वो नीचे वाला एकदम कोर पे पहुंच के क्या बोलेगा, भाई तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि तू मेरे ऊपर है। तो जब ये नीचे पहुंच जाता है तो क्या होता है कि ये यहां से खींच रहा है, ये यहां से खींच रहा है, ये यहां से खींच रहा है, तो दिख रहा है ये इधर से खींचेगा, ये इधर से खींचेगा, तो दोनों एक दूसरे को निगेट करके जीरो कर देंगे। जब ये यहां से खींचेगा, ये यहां से खींचेगा, दोनों एक दूसरे को खींच के निगेट कर देंगे, जीरो हो जाएगा। तो नेट पुल क्या आएगा, अगर आप सोचो, आप बीच में खड़े हो और आपका एक दोस्त आपको यहां से खींच रहा है, एक दोस्त यहां से खींच रहा है, और इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं, तो आप यहीं पे खड़े रह जाओगे ना। अगर इसने ज्यादा जोर से खींचा तो आपका हाथ टूट जाएगा, वैसा मत सोचो, लेकिन इक्वल खींचा तो आप हिलोगे ही नहीं, जीरो फोर्स होगा आपके ऊपर। वैसे ही जब वो यहां पहुंचेगा तो उस पर फोर्स होता है, लेकिन क्या होगा, इधर वाला पार्ट इधर खींचेगा, इधर वाला पार्ट इधर खींचेगा, तो यहां पे उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अर्थ का कोई पार्ट ही नहीं बचता एक्चुअली देखने जाएंगे तो, वैसे इमेजिन कर सकते हो। तो लिखोगे कैसे, देखो ऐसे लिखेंगे इसको, एक बार रीड कर लो, पॉज करके करना। कर लिया रीड। The gravitational force is exerted by the whole earth and not just by the center of the earth। मैंने बोला ना, नीचे सेंटर पे कोई मैजिक वाला अंकल नहीं बैठा है जो खींच रहा है।
द डायरेक्शन ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सारे फोर्सेस, सारे पार्टिकल्स मिला के नीचे सेंटर की तरफ खींचते हैं। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, force due to any portion of the earth at the center will be cancelled due to the portion opposite to it। मैंने बताया ना, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में खींचेंगे तो दोनों कैंसिल करके जीरो हो जाएगा। Thus the gravitational force at the center on any body will be zero। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है भाई। फ्रॉम न्यूटन्स लॉ वी नो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, F इक्वल टू mg। अब ये F अगर जीरो है, मतलब m इंटू जी किया तो जीरो आ रहा है। ये m क्या है, मास। मैंने क्या बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट पे, कि मास कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज आपकी स्किन, आपके बोन्स, आपके हेयर, ये सब का वेट जीरो थोड़ी ना हो जाएगा नीचे जाओगे तो, वो तो रहेगा ना। जीरो होने के लिए आपको गायब होना पड़ेगा, आप थोड़ी ना गायब हो जाओगे सेंटर ऑफ द अर्थ पे। तो मास तो जीरो नहीं होने वाला, तो ये प्रोडक्ट जीरो। देखो, कोई भी दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो कब आएगा, जब दोनों में से एक जीरो होगा या तो दोनों जीरो होंगे। देखो एक बार, 2 इंटू 2 करूंगा तो 4 होता है। अगर मुझे 2 इंटू समथिंग जीरो करना है तो 2 इंटू जीरो करना पड़ेगा ना। 2 इंटू जीरो क्या आएगा, जीरो। अगर मैं इसको जीरो बना देता हूं तो 0 इंटू 2 वो भी जीरो। दोनों को जीरो बना देता हूं, 0 इंटू जीरो जीरो। तो दोनों में से एक को तो जीरो होना पड़ेगा तो ही प्रोडक्ट जीरो आता है। तो फोर्स तो मुझे पता चल गया जीरो है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एट द सेंटर ऑफ एनी बॉडी विल बी जीरो। तो अगर ये जीरो है तो या तो m जीरो या तो g जीरो। m तो जीरो हो नहीं सकता, सिंस मास m ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। तो जीरो क्या आएगा, g जीरो होगा। देखो मैं बोल सकता हूं व्हेन f इक्वल टू जीरो देन g हैज टू बी जीरो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। दस द वैल्यू ऑफ g इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। एकदम सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन किया है कि क्या हो रहा है। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा है, सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होता है, जीरो क्यों होता है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूले में एक्सप्लेन किया कि एम जी में एम कभी जीरो नहीं हो सकता, तो जी को ही जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो क्वेश्चन 3। डन, आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन 3 भी यहां पे खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। इसके लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये सोल्यूशन चाहिए। लेट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस r, कैपिटल R है, ठीक है, फ्रॉम अ स्टार बी t। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या है, t है, उसका डिस्टेंस क्या है, r है। प्रूव दैट इफ इट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r, पहले r की जगह पे था, अब बोल रहा है अगर 2r है डिस्टेंस तो प्रूव क्या करना है, इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन विल बी √8 इंटू टी। टी था ना, जब r था तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना था, t था। बोल रहा है r से 2r हुआ तो प्रूव करो कि जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो √8t होता है। ऐसे नहीं कि 2t हो जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। केपलर्स लॉ है, बहुत ही सिंपल है, अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा है क्वेश्चन कि पहले क्या था, पहले उसका डिस्टेंस r था तो पीरियड कितना था, t। अगर डिस्टेंस r से कितना हो गया, 2r, तो पीरियड कितना हो जाएगा, √8 टाइम्स t। ये आपको प्रूव करना है, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग केपलर्स लॉ लगाएंगे। अच्छे से देख लो, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो देखो, आगे का मत देखो। When the period of revolution of a planet at a distance r from a star is t, तो केपलर लॉ क्या बोलता है, केपलर्स का थर्ड लॉ बोलता है we have t square directly proportional to r cube। टेक्स्ट बुक में दिया है, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। केपलर्स लॉ के जो क्वेश्चन थे लॉ का अभी एक्सरसाइजेस में, उसमें मैंने ये थर्ड लॉ लिखवाया था आपसे। अगर मुझे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन इक्वल टू में कन्वर्ट करनी है तो मुझे कैसे करना पड़ता है, सिर्फ इक्वल टू नहीं आएगा, साथ में के फ्री आएगा। ये के क्या है, इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ये हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा था। तो मुझे मिल गया टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब वो बोल रहा है कि डिस्टेंस 2r है, ठीक है, तो जो स्टार का पीरियड है उसको मैं ले लेता हूं t1। पीरियड, टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा ना, डिस्टेंस चेंज हुआ तो मैंने बोला लेट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन व्हेन द प्लैनेट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द स्टार बी t1। सेम केपलर का लॉ वापस लगेगा, t के जगह पे आ जाएगा t1 स्क्वायर, r के जगह पे आ जाएगा 2r और क्यूब की जगह पे आ जाएगा क्यूब। ये ब्रैकेट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत देखो, सिर्फ इसको देखो। t के जगह पे t1, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, r के जगह पे 2r और क्यूब के जगह पे क्यूब। यहां पे ये पूरे r का क्यूब है तो यहां पे पूरे 2r का, पूरे डिस्टेंस का क्यूब है। ये क्या है, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब ये देखो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और r का क्यूब हो जाएगा r क्यूब। ये क्यूब दोनों को मिलेगा ना, तो मुझे मिला t1 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8r क्यूब। अगर मुझे यहाँ पे इसके जगह पे इक्वल टू डालना है तो मैं क्या लिखूंगा, इसके आगे k लिख दूंगा, इसको सीधा इक्वल टू k लिख सकते हैं, बाकी सब सेम आता है। तो मुझे मिला t1 स्क्वायर इक्वल टू k 8r क्यूब। ये हो गया सेकंड इक्वेशन।
मुझे क्या चाहिए, मुझे T1 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, डिवाइड दिस बाय दिस कर देता हूं, तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो चीजें हैं कट जाएगी एकदम इजीली बिकॉज सेम है। तो डिवाइडिंग 2 बाय 1, तो पूरा इक्वेशन देखो, ये न्यूमरेटर में आया, ये भी न्यूमरेटर में आया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टी स्क्वायर और के आर क्यूब। देखो यहाँ पे टी स्क्वायर और के आर क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे मत करना, ये टी और टी कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 है भाई, ये पूरा T1 है, ये पूरा T है, ऐसे कैंसिल नहीं होता। लेकिन ये के और के कैंसिल, ये आर क्यूब और आर क्यूब कैंसिल, तो मुझे क्या मिला, इधर सिर्फ 8 बचेगा, ये T1 स्क्वायर इधर ही रखा, ये टी स्क्वायर को उधर भेज दिया, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर के साथ छतरी कैंसिल, ये छतरी में जब मैं √8 को दूंगा तो √8 बचेगा, जब टी स्क्वायर के साथ छतरी आएगी तो स्क्वायर और छतरी कटेगा और सिर्फ टी बचेगा, ठीक है। स्प्लिट होगी ना छतरी, जब इसमें आएगी छतरी तो उसको ऐसा लिखेंगे √8 इंटू √t स्क्वायर, √8 ऐसे का ऐसा, टी स्क्वायर और ये छतरी कैंसिल तो टी बचेगा, और इधर स्क्वायर रूट लिया तो T1 बचा था, तो क्या मिल गया, T1 आया √8t, यही तो पूछा था उसने। T1 क्या है, T1 इज नथिंग बट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन व्हेन डिस्टेंस इज 2r, तो उसका वैल्यू मैंने क्या निकाल लिया, T1 का वैल्यू निकाला √8t, हेंस कॉमा प्रूव्ड फुल स्टॉप, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन व्हेन द प्लैनेट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द स्टार विल बी √8t, खत्म। इतना टाइम पास क्वेश्चन है, ठीक है। सेम केप्लर्स लॉ इधर लगाया, फिर डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशंस को, मिल गया, फिर स्क्वायर रूट ले लिया, हो गया काम। पार्ट बाय पार्ट कॉपी करना है, चलो देख लो एक बार, ये फर्स्ट पार्ट है, कर लिया पॉज करके कॉपी, ये सेकंड पार्ट है, खत्म, 2 पार्ट का ही सोल्यूशन है, इतना इजीली हो गया, और ये उसका पूरा सोल्यूशन है, हो गया कॉपी, डन। तो यहां पे अपना 4th क्वेश्चन भी होता है खत्म। 5th क्वेश्चन जो है वो मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन ABCDEFG इतने ज्यादा डिटेल में सॉल्व करवाए हैं ना, आपको अप्रोक्सीमेशन सिखाया है, आपको सारे कॉन्सेप्ट फिर से एक्सप्लेन किए, और पूरे न्यूमेरिकल्स, एक एक न्यूमेरिकल पे 10-10, 15-15 मिनट स्पेंड करके मैंने एक्सप्लेन किया, ताकि आप एक बार देखो और खत्म, आपको वापस कभी वो देखना ही नहीं पड़े, ठीक है। तो इसी के साथ पूरा एक्सरसाइज खत्म होता है। ये मैंने आज के वीडियो में यहां तक क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए, और एक पहले वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल्स पहले ही दे दिए थे आपको, और सॉल्व एग्जांपल्स तो मैंने लेक्चर में ही सॉल्व किए। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो हमने नहीं किया, सारे सॉल्व एग्जांपल्स, टेक्स्ट बुक का एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइज, फिर न्यूमेरिकल्स, पूरा हमने किया। ऐसे ही हम लोग हर एक चैप्टर का करने वाले हैं साइंस में, ठीक है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे ही फुल पोर्शन के वीडियोस मिलते रहे। बाजू में बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दो, ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें, ओके। और वीडियो खत्म होने के पहले उसको लाइक तो करना ही है, इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया, इतनी मेहनत करी, एक लाइक तो कर ही सकते हो यार। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह शेयर कर दो, फैला दो इसको, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये वीडियो देखें और आपके चैनल योगेश सर्स बैकबेंचर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले। जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना ज्यादा लोग ये वीडियो देखेंगे, मुझे और मोटिवेशन आएगा आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस बनाने में, ठीक है। कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।